गाइस, वेलकम टू सीरियस जुगाड़ से। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर पीयूष और हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की एक प्रॉपर सीरीज। हमने 2022 तक के सारे पेपर्स को निपटा दिया है। आज शुरुआत करनी है 2023 के अप्रैल वाले अटेम्प्ट के बारे में, जिसमें हम सेट ए को पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एग्जाम्स में ये इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना चाहिए एज पर मी, क्योंकि 2 घंटे का टाइम है। इसमें से 1 मिनट निकाल के आप सिर्फ ये पूरे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि कौन सी चीजें आपको एग्जाम में फॉलो करनी है। जैसे ओवर राइटिंग नहीं कर सकते ओएमआर में, आप 2 ब्लॉक्स को नहीं भर सकते हैं कि पहले ये हो गया, हल्का सा ही भरा है, दूसरे वाले को हम प्रेफरेंस देना चाहते हैं, ये सब काम आप नहीं कर सकते हैं। और बहुत डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आप इसको एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ पे बोल्ड में लिखी होती हैं, जैसे 120 क्वेश्चंस हैं, 1 रिस्पॉन्स सिर्फ करना है, ठीक है, और एक सेपरेट आंसर शीट पे ही सारी चीजें मार्क करनी है, क्वेश्चन पेपर में मार्क नहीं करना है। ये सारी चीजें ना ध्यान देने पे ये सारी चीजें एक पेनाल्टी में रिजल्ट कर सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इनको एक बार देख लेना चाहिए। चलिए, तो ये 10 पॉइंट्स होते हैं, मुश्किल से 2 मिनट लेंगे, उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर को। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन जो आया है वो है वर्ड क्लासेस का। देखो बेटा, हमने बहुत सारे पेपर डिस्कस किए हैं। कभी ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस से शुरुआत होती है, तो कभी ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस से, कभी कॉम्प्रिहेंशन शुरुआत कर लेता है, तो कभी स्पॉटिंग एरर्स। ये पहली बार हो रहा है कि वर्ड क्लासेस से ही शुरुआत हो रही है, यानी कि आपको सेंटेंस पढ़ के बताना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच इस अंडरलाइन वर्ड का है। तो चलिए डायरेक्शंस पढ़ने से शुरुआत करते हैं और फिर देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस हमारे सामने एज अ चैलेंज आ रहे हैं। तो सबसे पहले डायरेक्शंस में बोल रहा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज वर्ड और वर्ड्स अंडरलाइन। रीड्स द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड व्हिच वर्ड क्लास द अंडरलाइन वर्ड और वर्ड्स बिलोंग और बिलोंग्स टू। इंडिकेट और रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट्स अकॉर्डिंगली। सामने डायरेक्शंस लिखे हुए हैं। सिंपल सा डायरेक्शन आपको ये बोल रहा है कि भैया आपको एक सेंटेंस लिखा है, हर क्वेश्चन में इस सेंटेंस को अंडरलाइन किया है मैंने एक पार्ट में। जैसे आई लाइक दैट बॉय में दैट को अंडरलाइन इन्होंने किया हुआ है। आपको बताना है कि दैट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, प्रिंसिपल है या कंजंक्शन है। इतनी सिंपल सी बात करनी है और इसके सामने आपके लिए आंसर निकल के आ जाएगा। इतनी सिंपल सी बात है, तो चलो करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भैया, आई लाइक दैट बॉय। अब हमने सीखा था कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो होते हैं दिस, वो होते हैं दैट, वो होते हैं दीज और वो होता है दोज। दीज, दिस, दैट, दीज और दोज, ये 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आपके सामने बेटा देखने को मिलते हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन जो दैट होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है। रिलेटिव प्रोनाउन का काम कैसे करेगा? जब दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगी। जब 2 सेंटेंस जुड़ रहे हैं तब ये रिलेटिव है। यहां पे देखो, आई लाइक को जोड़ रहा है बॉय से, तो बॉय सेंटेंस थोड़ी है, इसका मतलब है दैट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। तो क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। इसलिए बेटा हम ऑप्शन नंबर बी के साथ में चल देंगे, बाकी पार्टिसिपल, कंजंक्शन और नाउन वाला ऑप्शन यहां से बाहर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस हमने क्या सीखा था बेटा? देखो ये बहुत सिंपल सी चीज है यार। हमने सीखा था कि कोई भी वर्ड अगर CE से खत्म हो रहा हो, PHY से खत्म हो रहा हो, TUDE से खत्म हो रहा हो, NESS से खत्म हो रहा हो, TION से खत्म हो रहा हो, SION से खत्म हो रहा हो, CION से खत्म हो रहा हो, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा नाउन, वो भी कैसा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा ये। तो यहां पे स्पेसिफाई तो क्या नहीं कौन सा नाउन है, इसलिए प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब को हटाएंगे, क्या बच गया? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नाउन। तो सेकंड क्वेश्चन चला जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नाउन बन जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यू हैव नो सेंस। तुम्हारे पास तो सेंस ही नहीं है। अब इस बात को कौन सा ऑप्शन कह सकता है? इस चीज को देखो, यहां पे तुम्हारे पास कोई सेंस नहीं है, नो सेंस, सो इट इज डिटरमाइनिंग यू हैव गॉट नो सेंस। तो जब भी कोई चीज पूरा है, कम है, जीरो है, ये सब चीजें बताता है या स्पेसिफाई करता है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डिटरमाइनर या एडजेक्टिव के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए यहां पे ये क्या हो जाएगा? डिटरमाइनर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ए, सी और डी यहां से बाहर हो जा रहा है। डिटरमाइनर बन जाता है, नो है, ऑल है, ये सब डिटरमाइनर्स का काम करते हैं। सो बी ऑप्शन के साथ में चले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? None of these cars is in use.
कोई सा भी कार यहां पे यूज में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास में ऑप्शंस है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या इंडेफिनिट प्रोनाउन। बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव में तो दिस दैट दीज दोस होते हैं, ये बाहर हो गए। डिस्ट्रीब्यूटिव में हो जाता है ईच एवरी, ये वाले प्रोनाउंस की बात हो जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव में हो जाता है सेल्फ वाले वर्ड्स, तो ए बाहर हो जाएगा। बच रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउन और फिर ये बच रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होना चाहिए हमारे पास में हो ईच, है ना, आइदर, जिससे दिखे कि ये भैया डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इनडेफिनिट का मतलब है हमें ना पता चल पाएगी कोई एक है, जैसे मान लो मैंने बोला समवन, एनीवन, नो वन, नन, ये सब वर्ड्स क्या होते हैं, इनडेफिनिट होते हैं, नहीं बता पा रहे कि किसको बताया जा रहा है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव हटेगा, डी यानी इनडेफिनिट प्रोनाउन यहां पे जुड़ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हमें जाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन है We shall now begin to work। जब भी कोई चीज टाइम वगैरह बताने का काम कर लेता है तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाता है। एडजेक्टिव, कंजंक्शन और प्रोनाउन ये सब काम नहीं कर सकते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये सारी चीजें कैसे हुई है, कब हुई है, कहां हुई है, ये सारी चीजें बताने का काम करते हैं। तो नाउ यहां पे क्या काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम को बताने का काम कर रहा है। यहां पे बहुत स्पेसिफाई नहीं किया गया है, इसलिए हम सिर्फ एडवर्ब पे टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर 5 चला जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। Owing to his ill health, he retired from business। अपनी इल हेल्थ के चलते या बीमार हेल्थ के चलते वो अपने बिजनेस से रिटायर हो गया। ये क्या है, ओइंग टू हिज इल हेल्थ, बेटा कंजंक्शन नहीं है, ये प्रेपोजिशन है, पार्टिसिपल डिटरमाइनर का ऑप्शन यहां से बाहर हो जाएगा। प्रेपोजिशन का काम यहां पे ओइंग टू कर रहा है, मतलब अपनी बुरी हेल्थ के चलते उसने क्या कर दिया, वो अपने बिजनेस से रिटायर हो गया। ठीक है, 7 देखो, माई सिस्टर इज जस्ट 16 एंड देयरफॉर नॉट एलिजिबल टू वोट। देयरफॉर क्या कह रहा है यहां पे, एडवर्ब का काम कर रहा है। जेरेंट तो आईएनजी बनाता है, एडजेक्टिव का काम होता तो इसके बाद में नाउन लगा होता, कंजंक्शन ये है नहीं, इसलिए ये एडवर्ब का काम करेगा। तो 7th क्वेश्चन चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। They tried to find fault with us। अब they tried to find fault with us, इसमें आपको बताना है to का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। बेटा देखो, जब भी कभी हम to find लिखेंगे या to लिखेंगे तो ये क्या होता है, पार्टिसिपल तो बोलते नहीं, इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो ये वर्ब, जेरेंड और पार्टिसिपल हट जाएगा, ये इन्फिनिटिव के कॉन्टेक्स्ट में चला जाएगा। ठीक है, अगर ये प्रेपोजिशन की बात करता तो ये स्पेसिफिकली तो प्रेपोजिशन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे they tried to find लिखा है तो यहाँ पे to का वैसे कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे प्रेपोजिशन ये नहीं हो सकता था। देखो अगर मैं यहां पे टू जनरली लिखूं, मतलब ये वर्ब के साथ में ना लिखा हो, तो टू क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा। लेकिन यहां पे टू के बाद में फाइंड लिखा है, मतलब टू के साथ में वर्ब लग गया, तब ये क्या कहलाएगा बेटा, तब इसको हम इंफिनिटिव कहते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, विच वे शैल वी गो, कौन से रास्ते हम चले। अब यहां पे नाउन है, जेरेंड है, कंजंक्शन है, एडजेक्टिव है। देखो शैल क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, पहली वर्ब हो गई शैल। अब शैल के पहले क्या है, वे है, ये क्या हो गया, नाउन। विच क्या हो गया, एडजेक्टिव। विच क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। अब यहां पे नाउन बाहर, जेरेंड बाहर, कंजंक्शन बाहर, एडजेक्टिव इन। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो रहा है। ये बहुत सिंपल से रूल्स हैं, स्टार्टिंग की क्लासेस में मैंने आपको बता दिया था, इसलिए अगर उनको फॉलो करते हुए चलोगे बेटा तो गलती कभी भी नहीं होगी। इट वुड बी एडजेक्टिव एज द करेक्ट चॉइस। चलो आगे बढ़ते हैं। अलास ही इज डेड। अब भैया हर एग्जाम में ये एक चीज जरूर आ रही है, कभी अलास आ रहा है, कभी हुर्रे आ रहा है, कभी वाव आ रहा है, कभी ये आ रहा है। ये सारे एक्सप्रेशंस जब भी कभी एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ लिखे जाएंगे, ये हमेशा क्या कहलाएंगे, इंटरजेक्शन। तो ABC का कोई काम नहीं है, डी फॉर दादाजी यहां पे फिट हो गए, यानी क्वेश्चन नंबर 10 चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, तो फिलहाल यहां पे सारे क्वेश्चंस वाइंड अप हो चुके हैं इनके वाले। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 11 से क्या बात हो रही है। अब देखो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आया बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स का। यहां पे आपको सिंपल सा काम करना होता है, डायरेक्शन से पढ़ के देखते हैं कि क्या क्या काम है। डायरेक्शंस कह रहा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस एंड इज फॉलोड बाय 4 चॉइसेस। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। सीधी सी बात है, यहां पे आपको हर क्वेश्चन में एक ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, हर सेंटेंस में एक ब्लैंक स्पेस है। आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है और देखना है इस ब्लैंक स्पेस को फिल करने के लिए A, B, C और D में से कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतरीन है। जो ऑप्शन सबसे बेहतरीन होगा उसको फिल करके आप सेंटेंस को ठीक कर दोगे, एंड दैट्स हाउ यू गेट टू गेट योर एग्जैक्ट नंबर। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है ये। कह रहा है ही वॉज डैश स्पीकर दैट आई हैड एवर हर्ड, ही वॉज द डैश स्पीकर दैट आई हैड एवर हर्ड। कभी आज तक जिसको जिसको सुना था उसमें से वो कैसा स्पीकर है। देखो मोर लगाते तो यहां पे दूसरे से कंपेयर करना पड़ता, मोर यहां से हट जाएगा। वेरी इलोक्वेंट, आज तक जिसको सुना है इसके लिए वेरी नहीं लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री चाहिए होता है, इसलिए इलोक्वेंट और वेरी इलोक्वेंट बाहर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए फिट हो जाएगा। He was the most eloquent speaker that I had ever heard. वो सबसे eloquent या सबसे अच्छा वाक्य था जिसको मैंने आज तक कभी सुना है। ठीक है, स्पीकर जो होते हैं वो बोलने वाले लोग होते हैं, उसकी बात हो रही है। सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, ध्यान से देखिए। What was the name of the person to dash you spoke on the phone? अब देखो टू लिखा हुआ है, टू के बाद में क्या आता है बेटा, वर्ब आता है, और वर्ब के कॉन्टेक्स्ट की बात जब हम करने लगते हैं, वर्ब के बाद की बात हम करने लगते हैं, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, whom लगाते हैं। who लगाते थे वर्ब के पहले वाला, और whom लगाते हैं वर्ब के बाद वाले के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहां पे वर्ब के बाद वाले के कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, इसलिए who तो नहीं लग सकता। whose क्वेश्चन पूछेगा, which का यहां पे कॉन्टेक्स्ट नहीं है क्योंकि हम पर्सन की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, whom you spoke on the phone would be the correct choice। ऑप्शन नंबर बी के साथ यहां पे चले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, हैव यू सीन मोहन डैश। अब यहां पे क्या तुमने मोहन को देखा है, ठीक है, लेटली, यस्टरडे, लास्टली या लेट। देखो लास्टली का मतलब और लेट का तो कोई मतलब नहीं क्योंकि यहां पे टाइम फिक्स नहीं है। लास्टली कुछ नहीं होता है, इसलिए यहां से हम डी को हटा देंगे। लास्टली यहां पे एडवर्ब का काम कर सकता था, लेकिन यहां पे मोहन लास्टली के कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं हो पा रहा है। यस्टरडे और लेटली लिखा है, हैव लिखा है, मतलब बात अभी की हो रही है या रिसेंट की हो रही, तो यस्टरडे यहां से फिट नहीं हो पाएगा। और तीसरी चीज है लास्टली कुछ नहीं होता है, लेटली को हम लिख सकते हैं। लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, क्या तुमने अभी इधर हाल ही में मोहन को देखा है, ये बात यहां पे लेटली के साथ यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ में फिट होके सही बनने लगेगी। सो 13 चला जाएगा, हैव यू सीन मोहन लेटली। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 14। वी लिव इन डैश एन ओल्ड हाउस। ठीक है, अब वी लिव इन डैश एन ओल्ड हाउस। अब हमारे पास में है रैदर, फेयरली, क्वाइट या प्रिटी। अब देखो प्रिटी एंड ओल्ड हाउस अगर हम लिखेंगे तो ये चीज गड़बड़ हो जाएगी, तो हम प्रिटी एंड ओल्ड हाउस नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रिटी ओल्ड हाउस लिखते तब ठीक होता, प्रिटी के साथ में एंड नहीं लग सकता है। ठीक है, एंड लगाने के लिए यहां पे मेरे को प्रिटी गलत है, फेयरली एंड ओल्ड हाउस भी गलत है, रैदर एंड ओल्ड हाउस हो सकता है, क्वाइट एंड ओल्ड हाउस हो सकता है। रैदर का बट मतलब हो जाएगा बट, रैदर का मतलब होता है बट, लेकिन बट लगा के यहां पे सेंस नहीं बन पाएगा। सो वी लिव इन क्वाइट एंड ओल्ड हाउस, काफी पुराने घर में हम रहते हैं, इसलिए रैदर को हटाएंगे और क्वाइट की बात यहां पे करने लग जाएंगे। ठीक है, चलो नंबर 15, आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस डैश। मैं कल टेनिस खेलूंगा जब तक, या ऐसा ना हो कि, अब देखो यहां पे इसके बाद में मुझे क्या चाहिए, मैं कल टेनिस खेलूंगा, अनलेस लिखा है, अनलेस के बाद में हम कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं लगा सकते। सो डजंट रेन यहां पे गलत हो जाएगा, अनलेस इट मे रेन। अब यहां पे मैं पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूं, ऐसा भी नहीं है। अनलेट, अब मैं कल टेनिस खेलूंगा या खेल रहा हूं कंफर्म है, तो इट रेन की बात तो नहीं होगी क्योंकि पास्ट में चला जाएगा, इट रेन्स के साथ में जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट चॉइस। आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस इट रेन्स वुड बी द करेक्ट चॉइस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, देखिए जरा ध्यान से। The dash of the car is unknown. ठीक है, the makeup of the car is unknown, has no sense, so this is out. The making of the car is unknown, making of the car नहीं, made up of the car नहीं, it would be the make of the car is unknown. क्या होता है, कौन सी कंपनी ने बताया है, या मेक क्या है उस कार का, वो अननोन है। सो इट इज द मेक ऑफ, इट्स नॉट द मेकिंग, द मेड अप या मेकअप, ये सब कुछ नहीं होता है, इट्स द मेक ऑफ द कार इज अननोन। 17 देखो, he paid his debts dash to the last penny। उसने अपनी जो डेट्स थी, जो कर्ज था, उसको आखिरी पैसे तक चुका दिया पूरा। सो क्या बोलते हैं, he paid his debts down to the last penny। ओवर नहीं, फुल नहीं, फुली नहीं यूज करते हैं बेटा, डेट्स डाउन टू द लास्ट पेनी लिखते हैं, है ना। जब ये चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब आप काफी सारी चीजें रीड करोगे, या फिर इसको याद कर लो, he paid his debts down to the last penny होता है, ओवर, फुल और फुली नहीं लिखा जाता। अगर यहां पे मैं मान लो फुल्ली लिखता हूं या
इन फुल लिखता हूं तो टू द लास्ट पेनी यहां से बाहर हो जाएगा, इसीलिए ओवर फुल और फुल्ली यहां पे इसके साथ में नहीं लग पाएगा। ठीक है, चलो अगला नंबर 18 देखते हैं। 18 कह रहा है डेवलपिंग डैश इन अ डाइवर्स कंट्री रिक्वायर्स डिटेल्ड प्लानिंग। ठीक है, डेवलपिंग डैश इन अ डाइवर्स कंट्री रिक्वायर्स डिटेल्ड प्लानिंग। डेवलपिंग ग्रोथ इन अ डाइवर्स कंट्री कोई मतलब नहीं है, डेवलपिंग ग्रोथ का कोई सेंस नहीं है, दोनों सेम बातें हैं। डेवलपिंग स्कार्सिटी की बात तो नहीं होगी, कमी तो डेवलप करेगा नहीं कोई, डेवलपिंग पॉवर्टी भी नहीं करेगा, स्कार्सिटी और पॉवर्टी दोनों कमी दिखाने की बात कर रही हैं, तो इसका मतलब नहीं है। डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ डाइवर्स कंट्री रिक्वायर्स डिटेल्ड प्लानिंग, दिस फिट्स करेक्ट, है ना। डेवलपिंग ग्रोथ की बात एक साथ नहीं करेंगे, दोनों चीजें सेम ही हो गई हैं, डेवलप करना और ग्रोथ करना एक ही चीज हो गई, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। डैश प्रोविजंस हैव बीन मेड टू सपोर्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, प्रोक्योरमेंट प्रोविजंस गलत हो गया, प्रोक्योरमेंट प्रोविजंस गलत है। सब्सिडाइज्ड प्रोविजंस हैव बीन मेड टू सपोर्ट एग्रीकल्चर पॉसिबल है। एडिक्वेट प्रोविजंस हैव बीन मेड टू सपोर्ट एग्रीकल्चर, एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त प्रोविजंस यहां पे दिए गए हैं। जब तक हमें कोई परेशानी नहीं बताई जा रही है तब तक हम सब्सिडाइज की बात कैसे कर लें कि सब्सिडाइज प्रोविजंस। यार सी, यहां पे अगर हम देखें तो ये प्रोक्योरमेंट प्रोविजंस तो बाहर हो जाएगा क्योंकि प्रोविजंस भी नाउन है और प्रोक्योरमेंट भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कभी भी उसका काम नहीं कर सकता एडजेक्टिव का, तो प्रोक्योरमेंट बाहर हो जाएगा। सब्सिडाइज्ड प्रोविजंस हैव बीन मेड टू सपोर्ट एग्रीकल्चर। सी, सब्सिडाइज्ड और प्रोविजन सेम ही बातें हो गई हैं, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं आ सकती जो उनका सेम मीनिंग होता है। अब एडिक्वेट प्रोविजंस हो सकता है कि काफी हद तक काफी पर्याप्त मात्रा में प्रोविजंस दिए गए हैं एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए, या फिर कैपिटल प्रोविजंस हैव बीन मेड टू सपोर्ट एग्रीकल्चर, डी वाला भी पॉसिबल है। लेकिन अब इसमें से हम सेलेक्ट कौन सा करें? देखो, जैसे ही मैं बात करूंगा कैपिटल की तो ये बात करने लगा कि भाई अभी तक एग्रीकल्चर में कैपिटल की ही कमी थी, तो इसलिए हमने कैपिटल को दे दिया। अब यहां पे ऐसा कहीं कहा तो जा नहीं रहा है कि भैया कैपिटल की ही कमी है तो इसको दे के आप सपोर्ट करने लगो, इसलिए डी यहां पे कुछ ज्यादा ही स्पेसिफिक हो जाएगा। तो हम यहां पे एडिक्वेट लेंगे, मतलब पर्याप्त मात्रा में जो प्रोविजंस है वो दिए गए हैं एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए। अब जो एडिक्वेट है इसमें एडिक्वेट प्रोविजंस में कैपिटल भी आ जाएगा, बाकी सब्सिडीज भी आ जाएंगी, सारी चीजें फिट हो जाएंगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द बेटर चॉइस आउट ऑफ कैपिटल एंड सब्सिडाइज्ड। ठीक है, चलो तो 20th क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे 20th बोल रहा है द डैश ग्रोथ इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स कैन बी एट्रीब्यूटेड can be attributed to a number of reforms। कौन सा? The dash growth in the Indian financial markets can be attributed to a number of reforms। अब यहां पे ये पता चल रहा है कि भैया बहुत खतरनाक ग्रोथ हो रही है जिसमें इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को किससे रिलेट कर सकते हैं? नंबर ऑफ रिफॉर्म्स, बहुत सारे रिफॉर्म्स करने के बाद में इतना भयानक ग्रोथ देखा गया है। तो यहां पे कुछ ऐसा चाहिए जिसमें बहुत ड्रास्टिक, बहुत भयानक सा ग्रोथ देखा गया है जिसके क्रेडिट्स ये बहुत सारे लोगों को दे रहे हैं। सो एफिशिएंसी ग्रोथ तो मतलब नहीं है, फिनोमिनल हो सकता है, इसका मतलब होता है बहुत बड़ा, कैटास्ट्रोफ तो बुरा हो गया, ये तो बर्बाद कर देगा। फिर है मीटियोर, अबे मीटियोर ग्रोथ की बात ही नहीं होगी, इट वुड बी फिनोमिनल। फिनोमिनल का मतलब क्या होता है? ऐसा कुछ जो बहुत लार्ज, बहुत ह्यूज है या फिर जो काबिले तारीफ है, इसको फिनोमिनल बोला जाता है। सो इट वुड बी द फिनोमिनल ग्रोथ इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ नंबर ऑफ रिफॉर्म्स। ऑप्शन नंबर बी होगा इकलौता करेक्ट चॉइस आउट ऑफ ऑल। चलो नंबर 21 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या चैलेंज ला रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है ऑर्डरिंग ऑफ चंक्स इन अ सेंटेंस। देखो, इसको लिखने के तरीके अलग अलग हैं, कभी कभी लिखते हैं ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, इन्होंने आज लिख दिया ऑर्डरिंग ऑफ चंक्स इन अ सेंटेंस, मतलब एक ही है। चंक का मतलब होता है टुकड़े या छोटी सी चीज। तो देखो इसमें करना क्या है, डायरेक्शंस पढ़ने से शुरुआत करते हैं। डायरेक्शंस कह रहे हैं ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस या चंक्स ऑफ व्हिच हैव बीन जम्बल्ड अप। अब यहां पे आपको एक एक सेंटेंस हर एक क्वेश्चन में दिया गया है जिसके चंक्स या पार्ट्स को स्प्लिट या जंबल कर दिया गया है। These chunks have been labeled as P, Q, R and S। इन सबको P, Q, R, S के नाम से डिवाइड कर दिया गया है। Each sentence is followed by 4 sequences, namely A, B, C and D, indicating the rearrangement of the chunks. You are required to select the most appropriate option। सीधी सी वही बात है, हर क्वेश्चन में यही पढ़ते आ रहे हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं, यहां पे आपको जो डायरेक्शंस दिए हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया यहां पे हर क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको P, Q, R और S के 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जब आप इनको एक साथ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अबे ये तो मीनिंग ही नहीं दे पा रहे, इनको हमको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा तब इनका मीनिंग सही निकलेगा। लेकिन अरेंजमेंट भी अनसन कुछ नहीं कर सकते आपको अरेंजमेंट इन्हीं 4 ऑप्शंस के हिसाब से करना पड़ेगा। मतलब इन 4 में से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जो अरेंजमेंट इसका सही मीनिंग दे पा रहा है। इतनी सी बात है, चलिए पढ़ते हैं इसको।
को और देखते हैं कौन सा ऑप्शन किस अरेंजमेंट को सही तरीके से करता है। अब पी बोल रहा है इंडिया हैज बिकम विद टाइम अकाउंटिंग फॉर 25% ऑफ द टोटल अवेलेबल वाटर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, अब ये सारा पढ़ने के बाद में मुझे ये तो मालूम चल गया कि भैया स्टार्टिंग किससे हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है यहां पे ऑप्शन नंबर पी से, है ना। पी वाला जो ऑप्शन है वो यहां पे स्टार्टिंग कर सकता है। तो यहां पे अगर मैं पी की बात करूं, इंडिया हैज बिकम, तो देखते हैं पी वाला जो है वो पी क्यू सही है कि पी आर सही है। अगर पी से स्टार्टिंग हो रही है तो या तो पी क्यू होना चाहिए या पी आर होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं, इंडिया हैज बिकम विद टाइम, फिर यहां पे आर अकाउंटिंग फॉर 25% ऑफ द टोटल अवेलेबल वाटर द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर। पी क्यू आर एस एकदम गलत है, बिल्कुल गोबर सा अरेंजमेंट दिया है एकदम बाहर। पी आर पढ़ते हैं, इंडिया हैज बिकम अकाउंटिंग फॉर 25%, बिल्कुल गलत, यानी कि इंडिया हैज बिकम से स्टार्टिंग नहीं हो सकती है। देखो बेटा कई बार ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि भैया हम सही कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन यहां पे एकदम से जज्बात वक्त और सब कुछ पलट जाएगा। तो पी क्यू आर एस पी आर एस क्यू नहीं हो पाएगा, मतलब स्टार्टिंग किससे करनी पड़ेगी, क्यू से करनी पड़ेगी। अब देखो भैया कितना कितना अजीब सा है ये, या तो क्यूपी लो या तो क्यू आर लो। चलो पढ़ के देखते हैं, देखो क्यूपी को पढ़ते हैं, विद टाइम इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर अकाउंटिंग फॉर 25% ऑफ द टोटल अवेलेबल वाटर। बिल्कुल बढ़िया लग रहा है सी वाला, पर डी पढ़ के देखते हैं। क्यू के साथ आर पढ़ते हैं, विद टाइम अकाउंटिंग फॉर, गलत हो गया, डी ऑप्शन बाहर। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस। देखो बेटा इंडिया हैज बिकम देखने में लग रहा था कि भैया एकदम सटीक स्टार्टिंग है, लेकिन ये गलत हो गया। तो ध्यान से जब आप समझोगे चीजों को तभी चीजें क्लियर कट हो पाएंगी। ठीक है, चलो अगला आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। यहां पे पहला बोल रहा है प्रेजेंट एग्जिस्टेंशियल पेरिल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड द एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब देखो एस शुरुआत नहीं करेगा, यहां पे इन्होंने एस से शुरुआत भी नहीं की है। ठीक है, अब हम शुरुआत किससे करें और खत्म किससे करें, इसके लिए हमारे पास में कई सारे ऑप्शंस हैं। देखो आर एस है, पी आर है, क्यू पी है और क्यू आर है। चलो एक एक करके इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले आर एस को पढ़ते हैं। देखो बेटा आर एस, आर क्या बोल रहा है, द एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, आर एस ठीक है। फिर पी को पढ़ते हैं, द एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज प्रेजेंट एग्जिस्टेंशियल पेरिल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अरे आर एस पी क्यू एकदम बढ़िया लग रहा है, चलो ये पहला ही आंसर हमें सही लगने लगा। पी आर एस क्यू पढ़ते हैं, प्रेजेंट एग्जिस्टेंशियल पेरिल्स द एक्सट्रीम्स, गलत हो गया, पी आर एस क्यू बेकार। क्यू पी एस आर पढ़ते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंट एग्जिस्टेंशियल पेरिल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज द एक्सट्रीम्स। एकदम गलत, एकदम बेकार, ग्रामेटिकली, कॉन्टेक्चुअली और सेंसिबली हर तरह से गलत। डी पढ़ते हैं, क्यू आर पी एस, क्यू के साथ आर पढ़ते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड द एक्सट्रीम्स, ठीक है, प्रेजेंट एग्जिस्टेंशियल पेरिल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अरे यार ये तो उल्टा हो गया ना, वैसे ही जैसे मैं गया था सो लगाकर खटिया अपनी, ये तो ऐसी ही बात हो गई। सो क्यू आर पी एस बाहर है, बेटर ऑप्शन इन दोनों में से हो जाएगा, या इन चारों में से बेस्ट ऑप्शन है आर एस पी क्यू। सो ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, दैट इज आर एस पी क्यू। पढ़ लेते हैं एक बार, इट सेज द एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज प्रेजेंट्स एग्जिस्टेंशियल पेरिल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, पेरिल का मतलब होता है खतरे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23वां क्वेश्चन कह रहा है, द कंपनी फोरकास्ट्स एविएशन मार्केट amongst the G20 countries that India will be the fastest growing. India will be the fastest growing. अरे फास्टेस्ट ग्रोइंग पे तो बात खत्म होगी नहीं, एस पे तो बात खत्म हो नहीं सकती, ये बात तो गलत हो जाएगी। इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग व्हाट, नहीं मालूम है, एस पे बात नहीं खत्म करेंगे, तो डी वाले भैया जी को यहां से बाहर कर देंगे। ठीक है, अब बच रहा है हमारे पास में आर एस पी क्यू, पी एस क्यू आर और एस पी क्यू आर। तो चलो आर एस पी एस और एस पी को पढ़ लेते हैं। पहला देखते हैं आर एस क्या बोल रहा है, द G20 कंट्रीज दैट इंडिया विल बी द फास्टेस्ट, सेंस नहीं है, आर एस बाहर। पी एस पढ़ते हैं, द कंपनी फोरकास्ट्स that India will be the fastest growing, ठीक है, एविएशन मार्केट amongst the G20 countries। बहुत बढ़िया, बी ने अच्छी लॉजिक दिया है। SPQR पढ़ते हैं, that India will be the fastest growing। फिर आता है P, the company forecast, बिल्कुल गलत, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट चॉइस। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या चैलेंज ला रहा है। नियर विलेजेस और हर्डर कैंप्स, ठीक है, near villages or herder camps, shangdongs are traditional stone walls usually built trapping pits with inverted funnel shaped। ठीक है, देखो R यहां पे
खत्म तो नहीं कर सकता, सो आर खत्म जिसमें भी कर रहा है उसको बाहर कर देते हैं। देखो यूजुअली बिल्ट के बाद में क्या कैसे बनाई जाती है नहीं मालूम है, तो बी ऑप्शन यहां से बाहर हो जा रहा है। आर भैया खत्म नहीं कर पाएगा। अब स्टार्टिंग है हमारे पास में आर एस, पी आर और क्यू एस। तो चलो आर एस पढ़ते हैं, पी आर पढ़ते हैं और क्यू एस पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे आर एस। ये कह रहा है स्टोन वॉल्स यूजुअली बिल्ट ट्रैपिंग पिट्स विद इन्वर्टेड फनल शेपिंग। आर एस तो ठीक है, फिर पी बोलते हैं फनल शेप नियर विलेजेस और हर्ड कैंप्स सैंडॉग्स आर ट्रेडिशनल। अरे क्यों भैया खत्म नहीं कर पा रहा है, तो ए वाला ऑप्शन यहां से बाहर कर दे रहे हैं, है ना, ये गलत हो गया। क्यों खत्म नहीं कर पा रहा है, शैंगडोंग्स आर ट्रेडिशनल। अब ट्रेडिशनल क्या है, ये बात फिर से गलत हो रही है, तो क्यों खत्म नहीं कर पाएगा मतलब सी भी बाहर हो जाएगा, बी पहले ही बाहर हो गया था। अब क्यू एस आर पी पढ़ लेते हैं। क्यू शैंगडोंग्स आर ट्रेडिशनल ट्रैपिंग पिट्स विद इन्वर्टेड फनल शेपिंग, फनल शेप, फिर आएगा फनल शेप स्टोन वॉल्स यूजुअली बिल्ट नियर विलेजेस और हर्डर कैंप्स। बिल्कुल परफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट चॉइस। ठीक है, देखो इसमें क्यों खत्म नहीं कर पा रहा था तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही बाहर हो गए थे। एस शुरुआत नहीं कर पाएगा इसलिए एक ऑप्शन, सॉरी आर खत्म नहीं कर पाएगा इसलिए एक ऑप्शन ऐसे बाहर हो गया था। तो बच क्या रहा है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में चले जाएंगे। चलिए बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नंबर 25। सेवरल एंटिक्विटीज फ्रॉम अदर नेशंस ओवर द इयर्स इंडिया हैज ब्रॉट बैक। ठीक है, देखो ब्रॉट बैक ना शुरू करेगा ना खत्म करेगा, मतलब एस ना शुरुआत में ना खत्म करने में, एस वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इंडिया हैज, अब आर ना खत्म कर सकता है, देखो शुरू तो कर सकता है लेकिन खत्म नहीं करेगा, कौन सा ऑप्शन बाहर हो रहा है, डी वाला ऑप्शन बाहर हो रहा है। ठीक है, नेशंस ओवर द इयर्स सेवरल एंटिक्विटीज फ्रॉम अदर। अब फ्रॉम अदर के बारे में क्या हो रहा है नहीं मालूम, में पी खत्म नहीं कर पाएगा, तो यहां पे दो ऑप्शंस ऐसे ही बाहर हो जा रहे हैं। भैया पी खत्म नहीं कर पा रहा है तो दो ऑप्शंस यहां से ऐसे ही बाहर निकाल लेते हैं। ये चीज तो हमको थोड़ी सी आसान लग रही है कि भैया पी खत्म नहीं कर पाएगा, फ्रॉम अदर के बारे में क्या है, तो पी यहां से बाहर हो गया, यहां से बाहर हो गया। अब बच रहा है ऑप्शन नंबर ए आर एस पी क्यू। इसको पढ़ के देखते हैं। देखो इंडिया हैज ब्रॉट बैक several antiquities from other nations over the years। बिल्कुल परफेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट चॉइस। तो देखो ये वाले क्वेश्चंस बेटा कितने आसान होते हैं, आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कौन सा खत्म नहीं कर सकता, कौन सा स्टार्टिंग नहीं कर सकता, और मोस्टली जो ऑप्शंस हैं वो इसी से एलिमिनेट हो जाएंगे। कभी कभी एक ही बचता है जैसे यहां पे हुआ, उसको पढ़ के चेक कर लेंगे, अगर सही अरेंजमेंट है सो विल गो विद दैट। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। द अरावली हिल रेंजेस ऑफ द यमुना रिवर एंड, क्यों शुरुआत नहीं कर सकता और ना खत्म कर सकता है। क्यों शुरुआत कहां कर रहा है भैया, देखो यहां कर रहा है, यहां कर रहा है, दो ऑप्शन बाहर हो गए। क्यों खत्म नहीं कर सकता, ये भी बाहर हो गया। एस आर क्यू पी की बात करेंगे, एक बार रीड करके देखते हैं, अगर नहीं आंसर आएगा तब बात करेंगे इसके और ऑल्टरनेटिव की। द बायोडाइवर्सिटी पार्क्स आर स्प्रेड ओवर द नेचुरल लैंडस्केप्स ऑफ द यमुना रिवर एंड द अरावली हिल रेंजेस। बिल्कुल परफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी एक ही गो में आ गया। बेटा देखो हमने किया क्या था, हमने किया यह है कि जब क्यू को हमने पढ़ा तो यहां पे ऑफ द यमुना रिवर एंड लिखा था। एंड से सेंटेंस ना खत्म होता है और ना ऑफ से स्टार्ट होता है, तो हमने देख लिया कि क्यू जहां जहां पे स्टार्टिंग कर रहा है और खत्म कर रहा है उनको बाहर कर दे। यहां क्यू स्टार्टिंग कर रहा था बाहर हो गया, यहां क्यू स्टार्टिंग कर रहा था बाहर हो गया, यहां क्यू खत्म कर रहा था बाहर हो गया। बच क्या रहा ऑप्शन नंबर सी। इसको पढ़ के चेक कर लिया, सेंस भी दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ और देखेंगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ये। द फैमिली फाउंड आउट देयर मदर्स फ्रेंड्स वर गोइंग टू। अब देखो क्यू यहां पे बेटा खत्म नहीं कर सकता है, इसलिए क्यू खत्म करने वाला ऑप्शन बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब देयर मदर्स फ्रेंड्स वर गोइंग टू, देयर किसके लिए बोला गया है अभी नहीं मालूम है, इसलिए क्यू स्टार्टिंग भी नहीं कर सकता है। दैट सम ऑफ, अब यहां पे देखो आर भी बेटा दैट सम ऑफ की बारे में बात कर रहा है, शुरुआत यहां पे नहीं कर पाएगा। दैट सम ऑफ, दैट मतलब कि कुछ लोगों का, अब ये वाली बात अभी फिलहाल तो सस्पेक्ट में रखते हैं, मतलब आर स्टार्टिंग नहीं कर सकता। एक ही बच रहा है पी आर क्यू एस, चलो इसको पढ़ के देखते हैं। पी से द फैमिली फाउंड आउट दैट सम ऑफ देयर मदर्स फ्रेंड्स वर गोइंग टू पोलैंड इन अ कार। बिल्कुल परफेक्ट, ए के साथ में चले जाएंगे, आर क्यू एस पी की बात हटा देंगे, एक बार चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। आर के साथ में क्यू, दैट सम ऑफ देयर मदर्स फ्रेंड्स वर गोइंग टू पोलैंड इन अ कार द फैमिली फाउंड आउट। एस के बाद में पी लगाना बिल्कुल गलत हो गया, तो डी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर ए है यहां पे सही आंसर चॉइस। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28वां क्वेश्चन बोल रहा है अर्थ में सीम इमेंस
फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमंस एंड ऑलमोस्ट लिमिटलेस। आर शुरुआत नहीं करेगा, आर शुरुआत नहीं कर रहा है, तो डी ऑप्शन यहां से बाहर हो चुका है बिना किसी डाउट का। लिविंग ऑन इट्स सरफेस, कौन रह रहा है लिविंग ऑन इट्स सरफेस पे? चलो ठीक है, अभी डाउट रख देते हैं इसको। PQ है, SP है और QS है। एक एक पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा लॉजिक दे रहा है। पहले पढ़ेंगे PQ। अर्थ में सीम इमेंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। PQ ह्यूमंस एंड ऑलमोस्ट लिमिटलेस लिविंग ऑन इट्स सरफेस, ये गलत हो गया, यहाँ पे QRS गड़बड़ हो गया, A बाहर है। SP को पढ़ते हैं। लिविंग ऑन इट्स सरफेस अर्थ में सीम इमेंस एंड ऑलमोस्ट लिमिटलेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमंस। अब लिविंग ऑन इट्स सरफेस अर्थ में सीम, ये गलत है। S के साथ में P यहाँ पे बेटा गड़बड़ कर रहा है ना। लिविंग ऑन इट्स सरफेस कौन रह रहा है? अभी इसकी बात यहां से शुरू नहीं हो रही है, तो S से शुरुआत गलत है। Q के साथ में S फिर PR देखते हैं। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमंस, Q के साथ में S देखते हैं। लिविंग ऑन इट्स सरफेस, अब देखो यहाँ पे कौन रह रहा है लिविंग ऑन इट्स सरफेस? ह्यूमंस। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमंस लिविंग ऑन इट्स सरफेस अर्थ में सीम इमेंस एंड ऑलमोस्ट लिमिटलेस, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे परफेक्टली फिट हो जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 29 जरा। हाँ, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैव ग्रोन सब्सटेंशियली। क्यों यहां पे शुरुआत नहीं कर सकता? तो एक ऑप्शन यहां से बाहर हो जा रहा है। क्यों शुरुआत नहीं कर सकता? हैव ग्रोन मतलब वर्ब से शुरुआत हो रही है और वर्ब यहां पे किसके लिए लगा है ये नहीं मालूम है। क्यों शुरुआत नहीं कर सकता? मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड टर्नओवर, द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है। कौन सा शुरुआत कर रहा है? चलो देखते हैं। PQ है, RS है, SQ है। ये PQ RS है। इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल वॉल्यूम्स हैव ग्रोन सब्सटेंशियली, तो P के साथ में Q तो लग नहीं पाएगा, A यहां से बाहर हो गया। अब RS PQ की बात देखते हैं, है ना। इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल वॉल्यूम्स हैव ग्रोन सब्सटेंशियली, कौन ग्रो हुआ है? इसके साथ में अगर मैं जस्ट ये लगा रहा हूं शुरुआत करने के लिए तो नहीं मालूम चल पा रहा है, इसलिए P के साथ में Q स्टार्टिंग करने के लिए गलत है बिल्कुल। तो ये बेटा P के साथ में Q गलत हो गया, Q वाला हमने ऐसे ही बाहर निकाल दिया था। अब पढ़ते हैं RS। देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड टर्नओवर, R के साथ में S, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड टर्नओवर, द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैव ग्रोन सब्सटेंशियली, ठीक है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड टर्नओवर, ठीक है, द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल वॉल्यूम्स हैव ग्रोन सब्सटेंशियली, ये थोड़ा सा लॉजिकल है। डी देखते हैं, SQPR देखते हैं। द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स हैव ग्रोन सब्सटेंशियली, द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स हैव ग्रोन सब्सटेंशियली, SQ हो गया। इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल वॉल्यूम्स मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड टर्नओवर, ठीक है। SQPR बहुत बढ़िया ऑर्डर दे रहा है। RSPQ इतना अच्छा नहीं था, इट वुड बी SQPR, क्योंकि हम यहां पे लेंगे द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स हैव ग्रोन सब्सटेंशियली, बिल्कुल परफेक्टली यहां पे फिट हो गया है। सो S के साथ में Q रखेंगे, इट वुड बी ऑप्शन नंबर D दैट गेट्स एज द करेक्ट चॉइस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। एमर्ज एट लास्ट इनटू अ, देखो भैया P खत्म नहीं करेगा और P शुरुआत भी नहीं करेगा, तो दो ऑप्शन यहां से हम पटापट बाहर निकाल सकते हैं। कौन से वाले? देखो P ना खत्म कर सकता है क्योंकि यहां पे A पे कोई पॉइंट खत्म नहीं होता है, और इमर्ज, क्या चीज इमर्ज हो रही है, क्या चीज निकल के आ रही है नहीं मालूम, तो P शुरुआत भी नहीं करेगा। A वाला पॉइंट भी बाहर है, तो बच रहा है हमारे पास में QS और फिर बच रहा है RP। चलो पढ़ के देखते हैं इसको। दोज हु पास्ड थ्रू, Q के साथ में S है, दैट वैल्यू ऑफ डार्कनेस, दोज हु पास थ्रू दैट वैल्यू ऑफ डार्कनेस, फिर यहां पे P, emerge at last into a country of unearthly beauty। अच्छा, QSPR हो गया। अब देखते हैं RPQS को, country of unearthly beauty, emerge at least into a, ये हो गया RP, फिर Q आएगा, those who pass through that valley of darkness। अब यहां पे हमारे पास में QSPR और RPQS, बड़े ही अजीब से अरेंजमेंट्स बन रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो RPQS तो कुछ ज्यादा ही अजीब बन रहा है, तो C को हटाते हैं, QSPR पे चलते हैं। QSPR को एक बार वापस देख लो, those who pass through that valley of darkness, उस वैली जो डार्कनेस की वैली थी उससे जो पास हुए हैं, QS, उसके बाद में P, emerge at last into a country of unearthly beauty, so it would be option number B।
ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या है। ये भैया इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है। हर बार आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेजेस के पूछे जाते हैं, वैसे ही यहां पे भी पूछा गया है। चलो इसके डायरेक्शंस पढ़ के इसको करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्शंस में पहला डायरेक्शंस बोल रहा है गिवन बिलो आर सम idioms and phrases followed by 4 alternative meanings to each. Choose the response A, B, C or D which is the most appropriate meaning and mark your response on the answer sheets accordingly. सीधा सा काम करना है। तो आपको यहाँ पे idioms and phrases दिए गए हैं भैया जो अंडरलाइन है। आपको इसको पढ़ना और बताना है कि 4 में से कौन सा आंसर अगर हम सेलेक्ट कर लें तो इसका करेक्ट चॉइस हो जाएगा। इतनी सी बात करनी है। तो सबसे पहले लिखा है हैव एन एक्स टू ग्राइंड। बेटा अगर किसी के पास में एक्स टू ग्राइंड है, बहुत पॉपुलर इडियम है, इसका मतलब होता है अपने फायदे के लिए कोई भी चीज करना। मतलब जैसे मैंने बोला आई हैव गॉट एन एक्स टू ग्राइंड विद हिम, इसका मतलब है उससे मुझे अपना कोई सेल्फिश मोटिव या अपना कोई स्वार्थ निकालना है, इसको बोलते हैं हैव एन एक्स टू ग्राइंड। तो ऑप्शंस में है टू हैव अ सेल्फिश एम और मोटिव, अ थिंग दैट कॉजेस प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम की बात नहीं है यहाँ पे। एन एसेंशियल इक्विपमेंट फॉर वर्क, दिस इज आल्सो आउट। टू बिहेव एरोगेंटली, घमंड का यहाँ जिक्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टू हैव अ सेल्फिश एम और मोटिव, इसी को बोला जाता है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 31 चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 32 की बात करेंगे बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइट द बुलेट। अब बाइट द बुलेट ऐसा होता है, पहले के टाइम पे बुलेट को खुद ही के दांत से बाइट करके सोल्जर्स निकाला करते थे। ये काम करना किसी को पसंद नहीं है, तो जब भी बाइट द बुलेट का बात होगा इसका मतलब होगा ऐसा कोई काम जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है बट फिर भी आप उस काम को कर रहे हो जबरदस्ती, इसको बोलते हैं बाइट द बुलेट। तो टू बी एंग्री एंड अनहैप्पी यहां से बाहर हो जाएगा। टू स्टार्ट डूइंग समथिंग इन अ वेरी कीन वे, अब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके उस चीज को कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लेजेंट एंड डिफिकल्ट, एग्जैक्टली यही चीज हमारा कॉन्टेक्स्ट दे रही है। टू ट्राई टू डू मोर देन यू आर एबल टू डू, ऐसा नहीं है। कोई ऐसी चीज करना बेटा जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन फिर भी वो करना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं दैट आई एम बाइटिंग अ बुलेट। जैसे मान लो मुझे याद करना बिल्कुल पसंद नहीं है या मुझे गोभी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब ऐसा हुआ कि भैया रात को 2 बजे भूख लग गई, गोभी की सब्जी पड़ी थी, अब इतनी भूख लगी है कि नींद नहीं आ रही है, सो अल्टीमेटली आई हैव टू बाइट द बुलेट, मतलब मुझे गोभी की सब्जी ही खानी पड़ेगी, तो इसको बोलते हैं बाइट द बुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। दिस इज लाफिंग स्टॉक। अब लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो इसको। लाफिंग स्टॉक बेटा बोलते हैं कोई ऐसे चीज को जो ऐसा बेवकूफी वाली चीजें करे जिसमें सब हंसे। जैसे मान लो आप अगर धमाल मूवी की बात करो तो जो उसमें आदि होता है ना, वो आदि क्या करता है बेटा, आदि हमेशा ऐसे काम करता है, नहीं मानव होता है गेस, कि मतलब हमेशा वो आगे आ जाएगा या बेवकूफी भरी चीजें बोलेगा। जैसे जब वो मानव बोलता है कि आदि गंदे, तो बोलता है मैं नहीं गंदा, तू गंदे, तो गंदे बोलता है और वो बेवकूफी की तरह आंसर देता है। तो जब भी कोई ऐसी बेवकूफी भरी चीजें करे जिससे दूसरों को हंसी आए तो इसको बोलते हैं लाफिंग स्टॉक। ऑप्शन नंबर ए देखिए, समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड एंड इज मेड फन ऑफ, तो जिसका मजाक उड़ाए या जिसका उपहास करे और बेवकूफी वाली चीजें करे उसको बोलते हैं लाफिंग स्टॉक। ए आंसर बिल्कुल ठीक है। बी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट गलत है। टू लाफ एट समवन सीक्रेटली, नहीं सीक्रेटली नहीं भैया, जो उपहास करेंगे वो सामने होगा। अ जोवियल एंड रिस्पेक्टेड पर्सन, खूब खुश और रिस्पेक्ट किया जाने वाला पर्सन, इसका मीनिंग नहीं होता है। सो लाफिंग स्टॉक इज अ पर्सन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड और जिसका मजाक लोग बनाते हैं। चलो नेक्स्ट बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है पे ओवर द ऑड्स। पे ओवर द ऑड्स का मतलब होता है कोई भी चीज जिस वैल्यू की है उससे ज्यादा उसका प्राइस आप दे दो। जैसे ऑक्शन में देखो आप, ऑक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो एक ऐसे गंदी सी पेंटिंग बनी हुई है, ये एक पेंटिंग बनी है, इस पेंटिंग में ऐसे बनाया है, मैं तो और ज्यादा गंदा बना रहा हूं। ये पेंटिंग बनी, मिर्ची लग रही है भाई, चलो मिर्ची की पेंटिंग है, मैंने पेंटिंग ही चेंज कर दी, ये मिर्ची की पेंटिंग है, ठीक है। अब इस मिर्ची की पेंटिंग का ऑक्शन हो रहा है, मान लो पिकासो ने बनाई है, पैब्लो पिकासो ने बनाई है, इसका $1 मिलियन का इन्होंने ऑक्शन कर दिया, तो क्या बोलेंगे, ये कोई पेंटिंग इतने लायक है, ये क्या है, यू आर पेइंग ओवर द ऑड्स, मतलब जिस चीज का वैल्यू जितना हो उससे ज्यादा आप उस चीज को पे कर दो या उससे ज्यादा उस चीज को तवज्जो दे दो, उसको बोलते हैं पे ओवर द ऑड्स। ऑप्शंस देखेंगे, टू गेट डिविडेंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स, बिल्कुल बाहर। बी बोल रहा है टू वर्क हार्ड टू मेक पेमेंट्स, दिस इज आउट। सी बोल रहा है टू ट्रीट समवन इन द बैड वे, दिस इज आउट। डी देखो, टू पे मोर फॉर समथिंग दैट इट इज वर्थ, ऑब्वियसली इसको बोलते हैं पे ओवर द ऑड्स, है ना। जितनी चीज किसी की वैल्यू है उससे ज्यादा उस चीज को पे कर देना, दिस इज व्हाट टू पे ओवर द ऑड्स। क्लियर है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, प्ले टू द गैलरी। प्ले टू द गैलरी का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझेंगे इसको। प्ले टू द गैलरी का मतलब होता है बेटा, जब भी आप प्ले टू द गैलरी की बात करोगे, इसका मतलब आप ऐसी चीज बताओ या ऐसी चीजें बोलो जिससे लोग आपको एडमायर करेंगे, वाह यार कितना बढ़िया आदमी है। ऐसे लोगों को देखा होगा ना आपने, जो अपनी बारे में ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि लोग उनकी ज्यादा बढ़ाई करें या उनको ज्यादा मानने लग जाए, उसको बोलते हैं प्ले टू द गैलरी। मतलब ऐसी बातें बताना जिसमें लोग आपकी ज्यादा इज्जत करें, ज्यादा तवज्जो दें या एडमायर करने लगे आपको, इसको बोलते हैं प्ले टू द गैलरी। ऑप्शंस में टू डू समथिंग अलोन, अरे भैया अकेले कुछ नहीं करना है। बी बोला टू से समथिंग दैट विल मेक पीपल एडमायर यू, एग्जैक्टली बी इज द करेक्ट चॉइस। टू बिहेव इन अ वेरी अनोइंग वे, बहुत चिड़चिड़े तरीके से काम करना, दिस इज नॉट द वे। टू टेक बिग रिस्क इज बिजनेस, अभी दिस इज बिजनेस में कोई रिस्क नहीं ले रहा है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएंगे। कुछ ऐसा बोलना जिससे लोग आपको एडमायर करने लगे, सो प्ले टू द गैलरी टू से समथिंग दैट विल मेक पीपल एडमायर यू। चलो अगला 36वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 36 नंबर क्वेश्चन देखो क्या चैलेंज ला रहा है। 36 कह रहा है बी इन द सूप। अब अगर बी इन द सूप लिखा हुआ है, इसको हम समझ भी सकते हैं। यहां पे होता है बी इन द सूप, देखो ये सूप है, इसमें मधुमक्खी पड़ गई, ये मक्खी पड़ गई। अब मक्खी की हालत कैसी होगी, भैया मेरे को बचा लो भैया, मेरे से गलती से हो गई भैया, मैं गलती से यहां पे गिर गई भैया, ऐसे ही करेगी। मतलब बी की हालत क्या हो गई है, या बी की मान लो या किसी आदमी की मान लो या मक्खी की मान लो। यहां पे देखो मधुमक्खी वाला बी नहीं है, ये एक मान लेते हैं कोई भी मक्खी गिर गई। अब उसकी हालत कैसी होगी, भैया मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में हूं, बहुत ज्यादा परेशानी में हूं। सो इट इज टू बी इन अ ट्रबल, बिल्कुल सही है। टू बी वेरी हेल्दी, हेल्दी वेल्दी कैसे होगा, जो सूप पी रहा है वो हेल्दी होगा। टू बी गुड एट द वर्क प्लेस, नहीं भैया यहाँ बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। टू बी ऑनेस्ट टू पीपल, नहीं दिस इज आउट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट चॉइस। बी इन द सूप का मतलब होता है टू बी इन ट्रबल। ठीक है, 37 की बात करते हैं। अ टर्न ऑफ द स्क्रू, इसका मतलब क्या होता है। अ टर्न ऑफ द स्क्रू का मतलब होता है कोई ऐसी सिचुएशन होना जो कोई भी कंडीशन को और बुरा बना दे, बद से बदतर जो होता है ना, उसके बारे में बात होती है। जैसे मान लो आप यहाँ पे आटा ले लो, आप आटे को क्या कर रहे हो, आटे को आप मार रहे हो या आटे को मिक्स कर रहे हो आप, भैया पानी इसमें ज्यादा गिर गया। अब चलो किसी तरीके थोड़ा और आटा वाटा डाल के हल्का फुल्का सही हुआ क्योंकि आटा बचा ही नहीं था। अब आपका दोस्त आके यहाँ पे खड़ा हुआ, उसने बोला अबे भाई ये रील देख, और हाथ लगा, पूरे जग का पानी उसमें गिर गया। अब पहले ही बुरी हो गई थी सिचुएशन, और ज्यादा बुरी हो गई है। इसको बेटा बोलते हैं अ टर्न ऑफ द स्क्रू। टू बिगिन टू बिहेव इन अ मोर पॉजिटिव वे, बाहर है। बी टू चेंज पीपल्स ओपिनियन इन योर फेवर, बाहर है। टू बिकम अनपॉपुलर, दिस इज आल्सो आउट। एन एक्शन व्हिच मेक्स अ बैड सिचुएशन वर्स, ऑब्वियसली डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अ टर्न ऑफ द स्क्रू का मतलब होता है किसी बुरी चीज को और बुरा बना देना। ठीक है, चलो अब व्हाइट एलिफेंट की बात करते हैं। देखो बेटा व्हाइट एलिफेंट किसको कहा जाता है, आपने व्हाइट एलिफेंट देखा है कभी, बहुत मुश्किल देखा होगा क्योंकि थाईलैंड में ही पाया जाता है सिर्फ ये, और बहुत कॉस्टली होता है। तो अगर मान लो मेरे पास में ग्रे एलिफेंट है, अगर मान लो मेरे पास में ग्रे एलिफेंट है, हाथी बनाऊंगा तो हंसोगे, लेकिन फिर भी मैं बना दे रहा हूं। ये है मेरा हाथी, ये है हाथी, अबे इसका पैर बड़ा अजीब सा हो गया। ये है हाथी भैया, ये इसकी पूंछ है और ये है हाथी, ये है इसकी आंख और ये हाथी है। मान लो ये एलिफेंट है, ठीक है, ये है एलिफेंट। अब इस हाथी का कलर मान लेते हैं ग्रे है, तो ऐसा कौन सा काम है जो ग्रे हाथी नहीं कर सकता और व्हाइट हाथी कर सकता है। लेकिन व्हाइट हाथी लगभग 3 से 4 गुना प्राइस में आता है। मान लेते हैं ये हाथी 6 लाख का है, तो वो वाला कितने का आएगा, 24 लाख 25 लाख का हाथी आएगा। तो कोई ऐसा काम नहीं जो ये नहीं कर पा रहा है वही कर पा रहा है, तो वो जबरदस्ती का ज्यादा महंगी चीज खरीदना हो गया। तो इसीलिए कोई ऐसी चीज जो किसी काम की नहीं है या किसी खास काम की नहीं है बट स्टिल बहुत ज्यादा महंगी होती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट। ठीक है, तो यहां पे क्या लेंगे, समवन हु इज कंप्लीटली गुड एंड ऑनेस्ट, बाहर है। बी है समथिंग दैट हैज कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी बट हैज नो यूजफुल पर्पस, एकदम सही, यही चीज हो गया व्हाइट एलिफेंट। सी अ सिचुएशन वेयर यू वेस्ट टाइम लुकिंग फॉर समथिंग टू मेक समवन फील एंग्शियस, नहीं, ये सारा ए सी डी बाहर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट चॉइस। समथिंग दैट हैज कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी बट हैज नो यूजफुल पर्पस, कोई ऐसी चीज इसका पैसा तो खूब ज्यादा लग रहा है लेकिन कोई खास उसका मकसद या यूज नहीं है, उसको बोलते हैं इट्स अ व्हाइट एलिफेंट। फिर आता है अ हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो किसको कहते हैं, इसको देखेंगे जरा ध्यान से बेटा। हॉट पोटैटो होता है कोई ऐसा आदमी जो खूब ज्यादा गुस्सा होता है। देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, दो आपके सामने आ सकते हैं, एक है हॉट पोटैटो और दूसरा है अ काउच पोटैटो। ये काउच पोटैटो भी आ सकता था, काउच पोटैटो भी आ सकता है। पोटैटो का मतलब यहाँ पे होता है कोई ह्यूमन,
अब काउच पोटैटो मतलब क्या है? काउच मतलब होता है बेड या सोफा। अब कोई आदमी दिन भर बस बेड सोफे पे लेटा रहता है तो वो कौन हो गया? आलसी हो गया, या जो सिर्फ दिन भर टीवी देखा करता है, उसको काउच पोटैटो बोलते हैं। लेकिन हॉट पोटैटो है, हॉट का मतलब एकदम गरम, तो गरम कैसे होंगे? जब दिमाग एकदम टेंशन या स्ट्रेस में होगा या गुस्से में होगा। सो हॉट पोटैटो कौन है? जो बहुत ज्यादा गुस्से में है। काउच पोटैटो कौन है? जो सिर्फ दिन भर लेट के टाइम वेस्ट करता है, टीवी देखता है। सो हॉट पोटैटो क्या हो जाएगा? समवन हु इज वेरी एंग्री। ए ऑप्शन आंसर है। समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू डील विद, गलत। समवन हु इज होलियर देन अपीयर्स टू बी, होली यहां पवित्रता की बात हो नहीं रही है। टू बी अनेबल टू डिसाइड, दिस इज आल्सो आउट, ठीक है। अब यहां पे फिर आ रहा है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। 40 नंबर देखो, 40 नंबर में एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का मतलब है एप्पल एक अलग चीज है, ऑरेंजेस एकदम अलग चीज है। तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का मतलब होता है बिल्कुल अलग अलग चीजें होना जिनका कंपैरिजन आप नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे इस पेन का कंपैरिजन मैं इस स्क्रीन से नहीं कर सकता। दीज टू वुड बी एप्पल एंड ऑरेंजेस, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस मतलब एकदम अलग अलग चीजें हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है इनका, इसलिए एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को यूज किया जाता है। सो ये ए बोल रहा है पीपल हु आर क्लोज टू ईच अदर, बिल्कुल गलत। बी बोल रहा है पीपल हु आर्ग्यू अ लॉट, अब लड़ाई भी नहीं हो रही है। पीपल हु आर डिफरेंट एंड दस इनकंपेरेबल, एग्जैक्टली। पीपल हु फाइट ओवर माइनर इश्यूज, जो लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं उनको भी एप्पल एंड ऑरेंजेस नहीं कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पीपल हु आर डिफरेंट एंड दस इनकंपेरेबल। जब कोई चीज अलग अलग होती है तब उसको हम साथ में कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ये चीज इंग्लिश में गलत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलेंगे, ये है भैया हमारा स्पॉटिंग एरर। अब स्पॉटिंग एरर्स में हमारे पास में हमेशा डायरेक्शन सेम ही होते हैं, लेकिन फिर भी एक बार स्पॉटिंग एरर के डायरेक्शंस पढ़ने के बाद में हम शुरुआत करेंगे। देखिए, ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज अ सेंटेंस विद 3 अंडरलाइन पार्ट्स लेबल्ड एज A, B, C. Read each sentence to find out whether there is any error in any underlined part and indicate your response on the answer sheet against the corresponding letter, that is A, B or C. If you find no error, your response should be indicated as option D. सिंपल सा काम करना है। क्या करना है? हर क्वेश्चन आपको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड मिलेगा। मान लेते हैं अभी नो एरर नहीं है, आपने सेंटेंस को पढ़ा, आपको लग रहा है भैया यहाँ पे कोई गलती नहीं है, तब आप ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है ABC में से किसी में गलती है तो आप ABC में से कोई भी ऑप्शन को मार्क करिए और अपना आंसर सही कर लीजिए। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चंस में कौन सी गलतियां हमें देखने को मिलती हैं। चलिए 41 वाला क्वेश्चन कह रहा है गेस्ट इज अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग। अब यहां पे या तो लिखते आप गेस्ट्स आर अनवेलकम, या तो आप लिखो भैया गेस्ट्स आर अनवेलकम, या तो GUESTS गेस्ट्स आर अनवेलकम लिखो, है ना। लेकिन गेस्ट आर लिखोगे तो ही स्टेज नहीं हो पाएगा यहाँ पे, तो क्या लिखना पड़ेगा बेटा? अ गेस्ट इज अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग। अ गेस्ट, कोई भी गेस्ट की बात यहाँ पे होगी तो यहाँ पे बिना अ लगाए ये गलत माना जाएगा, इसलिए पार्ट नंबर ए में आपको गलती निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अ गेस्ट इज अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज कम, ठीक। देखो माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, अब यहां पे देखो आर्टिकल नहीं लगा है, इसका मतलब कितने लोग हैं? एक ही आदमी है, मेरा दोस्त और बेनिफैक्टर। अब यहां पे अगर लिखा होता माय फ्रेंड एंड अ बेनिफैक्टर तो कितने लोग हो जाते? 2 लोग हो जाते। अब यहां पे नहीं लगाया आर्टिकल, मतलब आदमी कितने हैं बेटा? आदमी है एक ही। अब एक आदमी के लिए वर्ब भी सिंगुलर चाहिए तो हैज यहां पे लिखा हुआ है, मतलब ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। हैज लिखा हुआ है, हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है कम, केम, कम। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या निकली? कम निकली है, तो यही यहां पे लगा हुआ है, मतलब कोई भी गलती नहीं है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, दैट इज नो एरर रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। आइदर ही और आई एम मिस्टेकन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से समझेंगे। आइदर और या नाइदर नॉर जब भी हम लिखते हैं, हमेशा जो वर्ब होती है बेटा वो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से होती है। आइदर के साथ जो मर्जी लिखा हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, और के बाद में जो लिखा होगा उसी के हिसाब से वर्ब चाहिए। और अगर यहाँ नाइदर होता और नॉर होता तो नॉर के साथ में जो भी सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से वर्ब यहाँ पे चाहिए होती। आइदर के साथ में, नाइदर के साथ में जो भी लिखा हो वो हम नहीं मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है आइदर ही और आई, अब आई के साथ क्या लगना चाहिए? एम लगना चाहिए, बिल्कुल सही है। आइदर ही और आई एम मिस्टेकन यहाँ पे बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें कोई गलती नहीं है। 43 भी हो जाएगा नो एरर। तो 42 और 43 दोनों बेटा नो एरर के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर फाउंड इन इंडिया, ठीक। ईच ऑफ के बाद में बेटा हम क्या लगाते हैं? हमेशा ईच ऑफ के बाद में क्या लगाते हैं? प्लूरल नाउन लगाते हैं या प्लूरल सब्जेक्ट लगाते हैं, लेकिन सिंगुलर वर्ब लगाते हैं
और सिंगुलर प्रोनाउन लगाते हैं। ये सीरीज हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ी थी। ईच ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन ये लगाया जाता है। यहां क्या कह रहा है, ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस, कहां गलती है, यहां पे गलती, सॉरी प्लूरल नाउन तो ये है ये बेटा, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ये भी सब सही है, प्लूरल नाउन लगा हुआ है। ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस बिल्कुल सही है, प्लूरल ही चाहिए था, दीज सब्सटेंसेस प्लूरल है, ठीक है, लेकिन वर्ब चाहिए सिंगुलर, तो आर यहां पे गलत है, यहां पे क्या लगाएंगे, इज फाउंड लगाना पड़ेगा, इसलिए सी वाले पार्ट में गलती मिल जाएगी। आप समझो, ईच ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन चाहिए तो दीज सब्सटेंसेस प्लूरल हो गया, सही है, लेकिन वर्ब मुझे सिंगुलर चाहिए, यहां पे आर की जगह इज चाहिए। ऐसा यूं हो रहा है कि जब भी हम कभी ऑफ लिख देते हैं, हमेशा ऑफ के पहले जो भी वर्ड होता है उसी के हिसाब से वर्ब चाहिए होती है। तो ईच का मतलब हो गया एक एक, इसीलिए एक के हिसाब से एक वर्ब चाहिए, आर यहां पे गलत होता है, ठीक है। तो 44 चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सही सेंटेंस होगा बेटा, ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज फाउंड इन इंडिया, आर की जगह पे यहां पे इज लगाना पड़ेगा। 45 की बात करते हैं, हु डू यू विश टू सी। अब यहां पे हु लगा हुआ है, हमें पता करना है कि यहां पे हु सही है या नहीं। देखो क्या सीखा था हमने सीखा था कि जब भी ऑब्जेक्ट के लिए लगाएंगे हुम लगाएंगे। क्या सीखा था, सब्जेक्ट के लिए बेटा हु, और ऑब्जेक्ट के लिए क्या लगाएंगे, हुम लगाएंगे, ठीक है। अब यहां पे चेक कर लेते हैं कि सब्जेक्ट के लिए है कि ऑब्जेक्ट के लिए। देखो डू के बाद में क्या लगा है, यू, और हु किस लिए यूज कर रहा है, यू विश के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट, ये वर्ब के बाद में जो चीज लगी है उसी के लिए हु यूज किया जा रहा है। तो वर्ब के बाद में क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है, और ऑब्जेक्ट के केस में क्या लगाते हैं, हुम लगाते हैं। सो हु यहां से हटाएंगे, यहां पे लगाएंगे हुम डू यू विश टू सी हो जाएगा। क्लियर है बात। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए में गलती है, सही सेंटेंस हो जाएगा बेटा हु की जगह पे हम हुम लगाएंगे और तब ये करेक्ट माना जाएगा। सो हु डू यू विश टू सी की जगह हुम डू यू विश टू सी इसका करेक्ट चॉइस हो जाएगा, ठीक है। चलो 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। It was one of the best speeches that has ever been made in the parliament. अब ये क्वेश्चन बड़ा ही ट्रिकी है, इसको ध्यान से समझिए, नहीं तो दिमाग से फटाफट उड़ जाएगा, और ये बहुत सारी चीजें ऑलरेडी अपने अंदर छुपा के बैठा हुआ है। देखो कौन सी चीजें छुपा के बैठा है, इसको ध्यान से समझते हैं। देखो बेटा, हमने सीखा था दो चीजें। सबसे पहली चीज ये है कि वन ऑफ द जब भी आएगा, वन ऑफ द के बाद में क्या लगाएंगे, वन ऑफ द के बाद में लगाएंगे प्लूरल नाउन, वन ऑफ द के बाद में लगेगा प्लूरल नाउन और लगेगा बेटा सिंगुलर वर्ब। ये चीज हमने सीखी थी। तो यहां लिखा है इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस, फिर लिखा है दैट हैज, तो यहां पे हैज सही है, मतलब सिंगुलर वर्ब है, सही है। लेकिन इसके अलावा हमने एक और बात सीखी है, जब भी कभी रिलेटिव प्रोनाउन होगा, जब भी कभी रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा, हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन के लेफ्ट और राइट में देखना पड़ेगा। ये हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड, हमें इनको मैच करा के ही चलना पड़ेगा। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से हो सकते हैं, कोई भी वर्ड जिसमें WH आ रहा हो, जैसे हु, विच, वेयर, वाई, व्हेन, व्हाट, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है, इंक्लूडिंग दैट इकलौता रिलेटिव प्रोनाउन होता है जिसमें WH नहीं आता है। ये क्या है यहाँ पे बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हमने वन ऑफ द वाली बात तो ठीक कर ली, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, इससे भी ऊपर रखना पड़ेगा रिलेटिव प्रोनाउन वाली बात। याद रखो हमेशा, सेंटेंस नहीं तो गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के लेफ्ट में देखते हैं और राइट में देखते हैं। ये है दैट, इसके लेफ्ट में देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है, स्पीचेस, ये क्या हो गया बेटा, प्लूरल हो गया, ठीक। दैट के राइट में क्या लिखा है, हैज लिखा है, अरे बाप रे गलती हो गई, लेफ्ट में प्लूरल राइट में सिंगुलर, गलत है। तो हैज को बेटा यहां से हटाना पड़ेगा। यहां पे हम क्या करेंगे, दैट के लेफ्ट में जब ये प्लूरल है और दैट के राइट में जब ये सिंगुलर है, तो इसको हमें हटा के, देखो स्पीचेस को तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि फिर वन ऑफ भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हैज की जगह पे बेटा क्या लगाएंगे, दैट हैव एवर बीन मेड इन द पार्लियामेंट करेंगे। तो हैज की जगह पे हैव होगा, और यहां पे दो रूल्स को फॉलो करते हुए आपको चलना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन सही हो पाएगा। इसलिए 46 चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, और इसका करेक्ट अरेंजमेंट बन जाएगा बेटा, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस दैट हैव एवर बीन मेड इन द पार्लियामेंट, ठीक है। इसलिए 46 चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी एज दी एरर के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पे देखते हैं। 47 बोल रहा है आई प्लेड विद सेम बैट दैट यू यूज्ड, ठीक है। हमने सीखा था कि ओनली और जब सेम यूज होगा, जनरली देखो ओनली के साथ में ऐसा पॉसिबल है कि ओनली के साथ में एक बार के लिए द ना लगे, जैसे मतलब वैसे हमेशा ओनली के साथ में जैसे द प्लस ओनली होता है,
द ओनली होता है और द सेम होता है, द प्लस सेम होता है, ठीक है, ये हमने सीखा था। और ऑल के बाद में द होता है, ऑल के बाद में द होता है। ये तीन चीजें हमने सेपरेटली सीखी थी। क्या सीखा? द प्लस ओनली, द प्लस सेम और ऑल प्लस द। देखो ऑल के बाद में द, ओनली के पहले द, सेम के पहले द और द प्लस होल, द प्लस WHOLE। ये चार बातें अगर आपको याद रहेंगी तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये चार बातें यहां पे याद रखिए। द के बाद में होल, ओनली और सेम आता है, लेकिन ऑल के बाद में द आता है, ठीक है। ये चीज अगर हम यहां पे फॉलो करें, आई प्लेड विद सेम बैट दैट यू यूज्ड, अब यहां पे सेम आ गया, वहां से अगर आप चेक करें तो सेम के पहले द होना चाहिए, इसलिए सेम के पहले यहां पे द लगा के हम पार्ट नंबर बी में एरर को स्पॉट कर देंगे। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा बेटा, आई प्लेड विद द सेम बैट दैट यू यूज्ड। इसका करेक्ट चॉइस होगा ऑप्शन नंबर बी, इसलिए बी के साथ में हम चल देंगे। चलिए ये क्वेश्चन ये याद रखिएगा, द होल, द ओनली, द सेम या ऑल प्लस द। साइड हो जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप इसको कभी भी भूले ना, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। His written statement differs in several important respects from his oral statement। अब ये कहना क्या चाह रहा है? देखो बेटा यहां पे कह रहा है कि जो उसने बोला था उससे जो उसने लिख के दिया है वो बिल्कुल अलग है। इसके लिए डिफर थोड़ी होता है, इसके लिए डिफर्स होता है, DIFFERS। मतलब क्या होता है? अंतर होना। डिफर का तो यहां पे सेंस ही नहीं बनेगा, डिफर्स लगाना पड़ेगा। डिफर्स का मतलब अलग होना, अंतर आना दोनों चीजों में। तो डिफर्स की जगह डिफर्स लगाएंगे तब ये सेंस बनाएगा, क्योंकि रिटन जो है वो ओरल स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग था। तो डिफर्स का मतलब होता है बेटा अलग होना। तो करेक्ट सेंटेंस डिफर्स की जगह डिफर्स लेके बनाया जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है। I have ordered for 3 cups of coffee, for 3 cups of coffee। सिंपल सा सेंटेंस है, विनीत सर की भाषा में कहें तो लप्पू सा सेंटेंस है, इसको फटाफट निपटा देते हैं। आई हैव ऑर्डर्ड के साथ में कभी भी हम फॉर को यूज नहीं करते हैं। आई हैव ऑर्डर्ड 3 कप्स ऑफ कॉफी, ठीक है। 3 कप्स ऑफ कॉफी तो ठीक है, फॉर यहां पे एक्स्ट्रा लगा दिया है, फॉर को हटाएंगे और लप्पू सा क्वेश्चन फट से सही हो जाएगा। सो आई हैव ऑर्डर्ड 3 कप्स ऑफ कॉफी इज करेक्ट। आई हैव ऑर्डर्ड फॉर समथिंग नहीं लिखते हैं बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट चॉइस हो जाएगा। इधर लिखा है बट होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ, वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस। अब देखो जनरली गलती क्या होती है, वन लिखते हैं और यहां पे हिज लगा दिया जाता है, लेकिन यहां पे ये नहीं किया इन्होंने, हिज की जगह वंस ही लगाया है। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। वंस ओन सक्सेस बिल्कुल ठीक है, इसलिए पार्ट नंबर डी के साथ हम जाएंगे, दैट इज नो एरर रिक्वायर्ड। तो 50th क्वेश्चन भी कोई गलती के साथ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पे देखते हैं। 51 क्वेश्चन है सिनोनिम्स वाला। सिनोनिम्स में आपको करना सिंपल सा ये होता है, आपको जो भी अंडरलाइन वर्ड दिया है इसी का एक भाई निकालना होता है, मतलब सेम या सिमिलर मीनिंग वाला एक वर्ड ढूंढना पड़ता है। तो चलिए डायरेक्शंस पढ़ के शुरुआत करते हैं। ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट्स ऑफ अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड एंड मार्क योर रिस्पांस ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। आपको करना क्या है भैया, यहां पे सिनोनिम्स पता करना है, तो सीधा सीधा आपको हर सेंटेंस में एक वर्ड अंडरलाइन दिया है, आपको इस अंडरलाइन वर्ड के लिए देखना है कि ए, बी, सी और डी में से कौन सा ऑप्शन एकदम करीब इसके आ रहा है। वही वाला ऑप्शन हो जाएगा टिक और वही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलो पढ़ के देखते हैं कौन सा वाला क्या क्वेश्चन क्या आंसर्स लेके आता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देयर आर प्लेंटी ऑफ ग्रेजुएट्स एंग्शियस फॉर वर्क। एंग्शियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा परेशान या बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ज्यादा परेशान या बहुत ज्यादा एक्साइटेड, है ना। परेशान या एक्साइटेड होता है। एंग्शियस मतलब परेशान होना, एक्साइटेड होना, है ना, ये सारे चीज इसके मीनिंग होते हैं। मतलब बहुत ज्यादा आतुर होना या बहुत ज्यादा बेचैन होना, व्याकुल होना, ये सारी चीजें होती हैं। अब इसका भाई ढूंढते हैं। कंपोज का मतलब तो हो गया बहुत ज्यादा शांत होना। ईगर यहाँ पे इसका भाई जैसा लग रहा है। इनडिफरेंट का मतलब है चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो रहा हो, हमें मतलब ही नहीं है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। प्रोमिनेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा उजागर है कोई चीज, बहुत ज्यादा क्लियर है, तो ये भी बाहर। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ईगर हो जाएगा एंग्शियस का भाई। चलो 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 52 यहीं लिखा है, चलिए ठीक है।
द पावर ऑफ द मोनार्की वाज सर्कमस्क्राइब्ड बाय द न्यू लॉ। जो पावर ऑफ मोनार्की थी उसको सर्कमस्क्राइब कर दिया गया नए लॉ से। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या है? पूरी तरीके से हटा दिया गया या रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया या फिर उसके ऊपर सारी चीजें पाबंदी लगा दी गई। सो द पावर ऑफ द मोनार्की वाज सर्कमस्क्राइब्ड बाय द न्यू लॉ, मतलब ओवरराइड कर दिया गया उस चीज को नए लॉ से। ठीक है, पहला है कॉन्स्ट्रेंट, फिर है नेचुरलाइज्ड, फिर है सर्कमवेंटेड और फिर है नोटिफाइड। अब भैया हमें चाहिए इसका एक सिनोनिम चाहिए। अब सिनोनिम के लिए हमें इसके लिए क्या लेना है? ऐसा जो पावर था मोनार्की का उसको सर्कमस्क्राइब कर दिया गया नए लॉ से। तो सर्कमवेंटेड, नोटिफाइड, नेचुरलाइज्ड, देखो ये सारे तो बाहर हो जाते हैं, क्या हो जाएगा? कॉन्स्ट्रेंट हो जाएगा बेटा। सो ऑप्शन नंबर ए जाएगा सर्कमस्क्राइब्ड का सिनोनिम। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 53 देखा जाए। 53 कह रहा है वी कॉट हिम ईव्सड्रॉपिंग आउटसाइड द विंडो। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ईव्सड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? चुपके से किसी की बात सुनना, किसी की बात को छुप छुप कर सुनना कि वो ना देख पाए लेकिन आप सारी बातें सुन लो। सिंपल सा था ये। तो इसमें हम कौन सा देख सकते हैं? ईव्सड्रॉपिंग का मतलब होता है छुप के किसी की बात को सुनना। तो लिसन समथिंग या लिसन टू अदर टॉक्स क्या है? सीक्रेटली, है ना? सीक्रेटली जब आप किसी की बात को सुनते हैं उसको ईव्सड्रॉपिंग बोला जाता है। सो वॉन्डरिंग एमलेसली बाहर है, टॉकिंग लाउडली बाहर है, लिसनिंग सीक्रेटली और रिफ्लेक्टिंग कामली बाहर है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। दिस इज लिसनिंग सीक्रेटली। किसी की भी बात को ध्यान से या चुपचाप सुनने को बोलते हैं बेटा हम ईव्सड्रॉपिंग। ठीक है, तो ईव्सड्रॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसको ध्यान रखिए। चलिए 54 पे आते हैं। The party leader exhorted his members to start preparing for the formation of their government। अब यहां पे क्या करा जा रहा है? exhorted का मतलब क्या है? जो पार्टी का लीडर है वो अपने जो लीडर्स हैं उनसे क्या कहेगा? भैया प्लीज अब तैयारी शुरू करो, यानी कि एक विनती टाइप की करने लगेगा कि भैया आप पार्टी की तैयारी शुरू करो, इलेक्शन की तैयारी शुरू करो। अब यहां पे क्या होगा? एक विनती टाइप की करेगा, एक अर्ज टाइप की अपनी दिखाने लगेगा। तो exhorted का मतलब है कोई विनती करना या फिर उससे अर्ज दिखाना कि भैया अब शुरुआत करने लग जाओ, है ना? तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट या फिर किसी के साथ में बहुत ज्यादा पोलाइटली किसी से कोई काम करने के लिए एक अर्जी टाइप की करना। सो पहला है एक्सपेक्टेड, अर्ज, फैसिलिटेटेड या डिस्करेज। देखो ये दो तो बाहर हो जाएंगे, एक्सपेक्टेड और फैसिलिटेटेड भी बाहर हो जाएगा, इट वुड बी अर्ज्ड। अभी सीखा था। एक्सहॉर्टेड का मतलब है अर्ज हिज मेंबर्स टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ देयर गवर्नमेंट। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट चॉइस। नंबर 55 पे आएंगे, देखेंगे क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला द लोकल पीपल आर हॉस्पिटेबल टू स्ट्रेंजर्स। हॉस्पिटेबल का मतलब क्या होता है बेटा? हॉस्पिटेबल का मतलब होता है किसी के साथ में अच्छा व्यवहार करना। अच्छा व्यवहार करना इज हॉस्पिटेबल। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी होती है ना, जैसे किसी के साथ में व्यवहार कैसे करना है, तो व्यवहार हमेशा पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता ये। सो हॉस्पिटेबल का मतलब होता है अच्छा व्यवहार करना। सो लोकल पीपल आर हॉस्पिटेबल टू स्ट्रेंजर्स। जो लोकल लोग होते हैं वो स्ट्रेंजर से हॉस्पिटेबल होते हैं, मतलब अच्छा व्यवहार करते हैं, भाईचारे का व्यवहार करते हैं, ये बात यहाँ पे कहनी है। सो वी आर श्योरली, वी आर डिस्टेंट, वी आर फ्रॉस्टी, वी आर कॉर्डियल। कौन सा है भाईचारे वाला? श्योरली, डिस्टेंट और फ्रॉस्टी सारे नेगेटिव हो गए। ये हो गया कॉर्डियल, मतलब भाईचारे वाला या मेल जोल के कॉन्टेक्स्ट से देखना। सो हॉस्पिटेबल का सिनोनिम क्या हो गया बेटा? कॉर्डियल, जिसका मतलब होता है एक अच्छा व्यवहार करना या भाईचारे जैसा किसी को ट्रीट करना, दैट इज कॉर्डियल। ठीक है, चलो बंधुत्व जो होता है ना उसको कॉर्डियल भी बोलते हैं। सच ट्रेडिशनल मेथड सीम इनकॉन्ग्रुअस इन आवर टेक्निकल एज। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है बेटा ऐसी चीजें जो चीज क्या होती हैं? आउट ऑफ प्लेस होती हैं, इसको बोलते हैं इनकॉन्ग्रुअस। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि ऐसे जो ट्रेडिशनल्स हैं वो क्या है? वो ट्रेडिशंस क्या है? मेथड्स जो है ये ट्रेडिशनल वो इनकॉन्ग्रुअस है हमारी टेक्निकल एज में। तो अब कोई चीज ऐसी जो मैच नहीं कर पा रही है इसको बोल रहे हैं इनकॉन्ग्रुअस। तो अनस्वर्विंग ये बाहर हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब तो यहाँ पे लॉजिक नहीं दे रहा है, ना सेम ना ऑपोजिट। अनवेरी जो वेरी नहीं कर रहा है, अगर ये हो जाएगा तो इनकॉन्ग्रुअस का सिनोनिम तो नहीं होगा ये। इनअप्रोप्रिएट का मतलब है जो चीज जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। सो डी इज द ओनली, देखो एकदम क्लोज तो नहीं है ये, लेकिन फिलहाल इन सब में से काफी अच्छा ऑप्शन सिर्फ ये ऑप्शन नंबर डी ही है। सो इनकॉन्ग्रुअस का मतलब क्या लेंगे बेटा? इनअप्रोप्रिएट, सिर्फ इकलौता ऑप्शन जो सेंस देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। 57 कह रहा है
मोहन हैज मर्क्यूरियल टेम्परामेंट। मर्क्यूरियल का मतलब क्या होता है? जो फटाफट चेंज हो जाता है। जैसे मरकरी होता है ना, जल्दी से, जैसे हीट आया फट से बढ़ गया, हीट गई फट से डाउन हो गया। सो मर्क्यूरियल का मतलब होता है जो चीज फटाफट चेंज हो जाती है। सो दैट इज वॉलेटाइल, जो जल्दी जल्दी चेंज हो सकता है। प्लेजेंट, अग्रीएबल और मर्सीफुल, ये तीनों बाहर हो जाएंगे। चेंज करने के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ एक ही वर्ड फिट हो रहा है, दैट इज वॉलेटाइल। सो मर्क्यूरियल का मतलब होता है वॉलेटाइल होना, या फिर जो चीजें आसानी से चेंज हो सकती हैं बेटा। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट है 58 बोल रहा है इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल एम्प्लॉयज टू वेयर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। ऑब्लिगेटरी का मतलब कह रहा है कि कोई चीज मैंडेटरी होती है उसको ऑब्लिगेटरी बोलते हैं। ऑब्लिगेटरी मतलब कंपलसरी है, कोई चीज कंपलसरी है या फिर कोई भी चीज मैंडेटरी है। कोई भी चीज मैंडेटरी है उसको हम ऑब्लिगेटरी भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। वॉलंटरी मतलब अपने हिसाब से, इलेक्टिव की बात यहां पे कोई मतलब नहीं देगी। ऑप्शनल हो गया तो बेटा उल्टा हो गया इसका, एसेंशियल हो गया यहां पे इकलौता सेंसिबल ऑप्शन। तो कंपलसरी होता, मैंडेटरी होता या एसेंशियल है, दोनों चीज, तीनों चीजें सही हैं। सो ऑब्लिगेटरी का सिनोनिम क्या निकल जाएगा? एसेंशियल। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 59th क्वेश्चन बोल रहा है बेटा She has a genetic predisposition to liver disease। अब predisposition to liver disease क्या है? जेनेटिक क्या है? predisposition मतलब क्या है भैया? बहुत सेंसिटिविटी है, कभी भी खराब हो जाता है, कभी भी बीमार हो जाता है या जल्दी इन्फेक्ट हो जाता है। दिस इज predisposition। इसके लिए हमारे पास में क्या है? देखो रेजिस्टेंस तो क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब बढ़िया बढ़िया रेजिस्टेंस है, कभी खराब नहीं होता। इम्यूनिटी का मतलब है बढ़िया है, कभी भी खराब नहीं होता। एग्जाम्पशन का मतलब बिल्कुल अलग सा, एक्सेप्शनल सा बनाया गया है। इट वुड बी वल्नरेबिलिटी, मतलब क्या है? बहुत ज्यादा डेलिकेट है, बहुत ज्यादा मतलब कभी भी खराब हो जाता है, कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है। सो प्रीडिस्पोजिशन वुड बी वल्नरेबिलिटी का भाई। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। शी वोर अ सैडोनिक स्माइल ऑन हर फेस। अब सैडोनिक का मतलब क्या है इसको थोड़ा सा देखते हैं बेटा। सैडोनिक का मतलब होता है रेवरेंशियल, है ना, मतलब ऐसी चीज है जो चीज थोड़ी सी मतलब अब ऐसा कह लो कि झूठी स्माइल या सॉर्ट ऑफ ऐसी, जो बस ऐसे ही दिखा रही हो कि मतलब ये रेवरेंशियल है, ये कोई बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं रख रही है। तो शी वोर अ सैडोनिक स्माइल ऑन हर फेस। तो यहाँ पे मॉकिंग है, रिस्पेक्टफुल है, रेवरेंशियल है और डिफरेंशियल है। तो कौन सा वाले की बात कर सकते हैं? देखो डिफरेंशियल का मतलब हो गया जिसका रिस्पेक्टफुल हो, रिस्पेक्टफुल का ही सिनोनिम है डिफरेंशियल, तो ये दोनों बाहर हो गए हैं। मॉकिंग की बात नहीं होगी, इट वुड बी रेवरेंशियल। तो सैडोनिक का भाई कौन सा निकल गया? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रेवरेंशियल। तो शी वोर अ सैडोनिक स्माइल ऑन हर फेस, दैट वुड बी रेवरेंशियल। जेंटली मॉकिंग वाला कॉन्टेक्स्ट भी इसका ले सकते हैं, लेकिन मॉकिंग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। चलो, तो 60 क्वेश्चंस वी आर डन विद। इसके आगे बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स हो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, उनके डेफिनेटली मैं आंसर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ इनकी प्रैक्टिस जारी रखिएगा। दोबारा वीडियो को भी जरूर देखिएगा कि कौन सी चीज आपको नहीं समझ आई है, वो चीजें भी समझ आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।